नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम इस तरह से उसका पारा रोज चढ़ रहा है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि हम अमरावती में आज यहां पर मौजूद हैं और यहां का मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन उस चुनावी तापमान का क्या जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता अपना मन बना रही है कि उसे किस तरफ वोट डालना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नांदेड़ में बोल रहे थे, उन्होंने टोन सेट किया है कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नांदेड़ में अपने भाषण के दौरान इस नारे को दोहराया कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है विपक्ष पर। उनका यह कहना है कि संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां। वहीं चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर शरद पवार हो, महाविकास अघाड़ी की तरफ से इन दो नेताओं ने आज बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये नफरत की, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको नेताओं के एक के बाद एक बयान सुनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व हिंदुस्तान के खिलाफ है, अगर हम बटेंगे तो तमाम मुश्किलों में घिरेंगे। वहीं आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, सब घेर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र का बीजेपीकरण नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की ये राजनीति अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान विपक्ष कर रहा है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है। आज इन तमाम सवालों पर कई खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति किन मुद्दों से गुजरती हुई वोटिंग वाली तारीख की तरफ बढ़ रही है। नवंबर को महाराष्ट्र की सियासी परीक्षा है, जिसमें अव्वल होने के लिए तमाम दलों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। शहर शहर रैलियों का शोर है, जिसमें एक से बढ़कर एक बयानों का जोर है। 8 नवंबर से पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया और आज लगातार दूसरे दिन विपक्ष के सामने अपने नारों से कई चुनौती पेश कर दी। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो पहले यूपी के सीएम योगी ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार का बिगुल फूंका, तो अब पीएम मोदी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। प्रचार प्रचंड है, लेकिन कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने भी मोर्चा खोल दिया है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीधा मोदी और योगी दोनों पर पलटवार किया। आप भी सुनिए। इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि लोगों को मुद्दे से, असल मुद्दों से हटाना और गुमराह करना, ये ज्यादा उनका कोशिश और प्रयत्न है। कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई, दोनों में डिसाइड कर लो। योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? खड़गे के सियासी साथी शरद पवार ने भी योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सबको पता है कि यूपी के मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में क्यों लाया जा रहा है। इलेक्शन ऐसे है जैसे है, मगर आम लोगों में ऐसा माहौल होना चाहिए कि इलेक्शन कम्युनल आंसर नहीं जाएगा, मगर ये कॉन्शियसली
सोलजर राइफल एक लेने की साजिश है, क्योंकि उनको अंदाजा आया है कि लोग उनके हाथ में हुकूमत नहीं देगी। पीएम मोदी के चुनावी नारे पर सवाल एमवीए के एक और हिस्सेदार शिवसेना उद्धव गुट ने भी उठाया है। बयान दिया है पार्टी के सांसद संजय राउत ने। हम सेफ है महाराष्ट्र और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहाँ आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहाँ आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। महाराष्ट्र में सियासत घनघोर है क्योंकि चुनाव सिर पर है। जंग अस्तित्व और वर्चस्व की है क्योंकि दांव पर दलों की साख है, सत्ता का सवाल है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट के, और कुछ ही देर में कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि शिंदे गुट के हैं। सबसे पहले अजय आलोक जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए प्रधानमंत्री ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा एक बार फिर से नांदेड़ में दिया है, लेकिन संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर पर वो विपक्ष को घेर रहे हैं, उनके अपमान का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष उल्टा संविधान के मुद्दे पर आपको घेरता है। जनता को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि देखिए अब तो पूरी लड़ाई ये हो गई ना कि संविधान का असली जो प्रोटेक्टर है, संविधान को बचाने वाला वो कौन है? कैसे जनता को समझाएंगे? क्योंकि अभी तक लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, यही आपके खिलाफ हथियार के तौर पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने यूज किया है। देखिए अंजना जी, देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि बार बार एक ही झांसे में आ जाए। देश की जनता भी समझ रही है कि काट की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ेगी। जहां तक रही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्शों में, और उनका संविधान जब भारत ने अडॉप्ट किया था तब से लेकर आज तक उस बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में 88 बार 88 टाइम्स संशोधन करके उसमें छेड़छाड़ की गई और पूर्णतः इस संविधान को इस्लामिक बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और ये कि ऑन फैक्ट है, मैं अपनी तरफ से बना नहीं रहा हूं, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, अगर मैं गलत करूंगा तो सुरेंद्र भाई मुझे सही कर देंगे। आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, ठीक है, इसका उदाहरण है। धर्मांतरण को वैध किया, मंदिरों से उनकी संपत्ति छीनी, साथ में मुस्लिम बोर्ड को नहीं, एक और अभी 1 मिनट, HBS एक्ट जिसमें मंदिरों से उनकी सारी संपत्ति छीन लेना लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को छोड़ देना। हिंदू कोड बिल को समाप्त करना लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच नहीं करना। 1975 42nd अमेंडमेंट के तहत आपको संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ना, प्रीएम्बल बदल देना संविधान का, इससे बड़ा बाबा साहब का अपमान क्या होगा? वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लगातार ये कोशिश की गई, सिर्फ घोषणा करने इनकी तरफ से बाकी रह गई थी। जहां तक रहा प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहब का अपमान, तो कौन सी गलत बात कही? 1952 में जब 51 में जब चुनाव लड़े थे बाबा साहब, कांग्रेस ने उनको पराजित किया। 54 में भंडारा से चुनाव लड़े थे, वहां पे उनके साथ गद्दारी की पीठ में। अरे और तो और छोड़िए, 56 में बाबा साहब का देहावसान हो गया था। 56 से 60 34 साल लग गए। कांग्रेस पार्टी के ना जवाहरलाल नेहरू, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी ने उनको भारत रत्न के लायक नहीं समझा। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और सुब्रमण्यम स्वामी की पहल पे संयुक्त मोर्चा की सरकार जो हमारे समर्थन थी, तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। इन्होंने बाबा साहब को, नेहरू जी ने हमेशा एक छोटे कद में आंक कर एक दलित नेता के तहत उनको सिर्फ एक जगह पर सीमित रखने की कोशिश की। और हमारे प्रयास बाबा साहब के लिए जब से हम सत्ता में आए, वो कुछ कहने के नहीं, पंच तीर्थों की स्थापना हमने की है। अब पंच तीर्थ क्या है ये बता देता हूं, उसके बाद आप सुरेंद्र भाई को बुला लीजिए। बाबा साहब का जन्म हुआ था मऊ में, मध्य प्रदेश में, वहां पे स्मारक हमने बनवाया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा हुई, दीक्षा समारोह हमने किया नागपुर में, वहां पे स्मारक हमने बनवाया। और तो और आइए, चैतन्य भूमि मुंबई में जो आज इंदू मिल की जमीन पे बना हुआ है, वर्षों से लटका हुआ था, देवेंद्र फडणवीस और स्मृति ईरानी ने मिलकर उसको आज उसमें, और प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया था कि इस भूमि पर चैतन्य स्मारक में महाराष्ट्र के 40,000 गांवों से पेड़ लाए जाएंगे और देश के हर राज्य से पेड़ लगाए जाएंगे। आज वहां पर हरियाली है। और आगे बढ़िए, हमने और क्या किया? लंदन में हमने जिस बाबा साहब जहां रहते थे, वहां पे महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने 800 करोड़ रुपए की कीमत से 3 मंजिला बिल्डिंग खरीदी और लंदन में स्मारक बनवाया, जो आज वो स्मारक पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि बाबा साहब क्या थे। जनपथ में आज आप जाइए, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वो एक अलग शान है। अलीपुर रोड में स्मारक बनना,
ये सब काम हमने किए क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबा साहब इस देश की स्मृति में हमेशा जिंदा रहें, और कांग्रेस चाहती थी कि बाबा साहब की कोई स्मृति इस देश में रहे ही नहीं। संविधान का अपमान तो लगातार करते हैं। मैंने गिरा दिया, अगर कोई गलत बात कही है तो अजय जी अगले राउंड में। सुरेंद्र जी आपसे अब मेरा प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि 3-4 उन्होंने बड़े आरोप लगाए। आप कहते हैं कि संविधान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान की अनदेखी कर रहे हैं, संविधान को बदल रही है। 2024 के चुनाव में भी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया, लेकिन 3-4 मुद्दों पर वो घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने इस संविधान का भारत रत्न के लिए इंतजार करना पड़ा, और एक के बाद एक वो क्लेम कर रहे हैं कि चाहे उनकी जन्मभूमि हो, कर्मभूमि हो, हर जगह उन्होंने स्मारक बनाया। अंजना जी कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग, और करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। बाबा साहेब के संविधान को पैरों के नीचे कुचलकर जलाने वाले लोग, संविधान के प्रदत्त तिरंगे को सड़क पर जलाने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान के प्रदत्त तिरंगे को अशुभ कहने वाले लोग आज की डेट में बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आरक्षण खत्म करने वाले लोग बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन लोगों की इन सारी बातों पर हंसी आती है, कहते हैं कि हमने 88 संशोधन किए। बिल्कुल किए भाई, वो 88 संशोधन आपकी पिछले 10 साल से सरकार है, उस जिस अध्यादेश के तहत या जिस उसके तहत हमने संशोधन किए थे, उसी के तहत आप उनको रद्द कर देते। आप क्या उसमें अंडे सेक रहे थे, पकौड़ी तल रहे थे, क्या कौन सा स्वरोजगार कर रहे थे पिछले 10-12 सालों में? और ये सारी की सारी बातें आपको चुनाव के समय क्यों याद आती हैं? क्योंकि इसलिए याद आती हैं कि बाबा साहेब के अनुयायियों का इन्होंने घोर रूप से अपमान किया है। बाबा साहब जिन जिन की आत्मा में पूरा करने दीजिए, उनको पूरा कर लेने नौकरी दीजिए। छीनने का काम किया है, उनको नौकरी छीनने का काम किया है, उनके संविधान को बदल करके कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का काम किया है, सरकारी नौकरियों को खत्म करके लगातार आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 59,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े समाज के आरक्षण को खत्म किया है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वो भी बाबा साहब के मानने वाले की आत्मा को दुखी करने का काम किया। बेरोजगारों को रोजगार ना देना जिस तरीके से इन्होंने किया, वो भी बाबा साहब की आत्मा को दुखी करने का काम किया। अब आज की डेट में ये लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते। ये जो आरक्षण लेटरल एंट्री आईएएस बनाने वाले लोग, और वो भी एक दो नहीं 45 बनाने वाले लोग आज की डेट में हमको बता क्यों रहे हैं? क्योंकि आज मुंह खाए हुए हैं 2024 के इलेक्शन में। इसलिए महाराष्ट्र में ये जानते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी बहुत एनलाइटेंड हैं, बहुत प्रकाशित लोग हैं। वो जानते हैं कि कौन हमारा आरक्षण खत्म करना चाहता है और किस आदमी ने हमारे आरक्षण को और संविधान को बचाने की कसम खाई है। जो आरक्षण खत्म करना चाहता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है अंजना जी, और जो बचाना चाहते हैं उसका नाम राहुल गांधी है। और जिस तरीके से बाबा साहब की किताब को इन लोगों ने कहा ये तो नक्सलियों की किताब है, अर्बन नक्सलियों की जो किताब बताते हैं ये लोग, अंजना जी आज की डेट में इससे बड़ा संविधान का अपमान किसने किया? ये चोर लुटेरों की सरकार है, जो बाबा साहब के संविधान को कहेंगे कि कहेंगे लाल जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए अजय आलोक जी। चोर है, अगर आपको संविधान में नापसंद थी, ठीक है, जो बदलाव हुए हैं उस संविधान में आप वो सब संशोधन हटा देते। और दूसरा, महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं यहाँ पर, वो बहुत प्रकाशित लोग हैं और वो आपकी बात में नहीं आएंगे। और जानबूझ के आप यहाँ पर इस बार महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठा रहे हैं क्यों? दलित समुदाय को अपनी तरफ करने के। पहली बात कि महाराष्ट्र के लोग, दलित लोग या देश के दलित लोग बिल्कुल बहुत प्रकाशित लोग हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को लगातार सिस्टमैटिक तरीके से छोड़ना शुरू कर दिया। और ये बाबा साहब की डेथ के बाद ही उनमें यह फीलिंग बढ़ती चली गई। राहुल गांधी आरक्षण बचा रहे हैं, अमेरिका में जाके आरक्षण खत्म करते हैं। यहाँ पे सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि राहुल गांधी आरक्षण बचा रहे हैं। अमेरिका में अभी ना बयान आया था राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने पे। मैं तर्क पे बात करता हूं, आपने एक भी बात तर्क संगत नहीं की, ना ही मेरे तर्कों का जवाब दिया कि क्या क्या आपने बाबा साहब के साथ अन्याय किया। अब एक बात और करते हैं, धारा 370 का बाबा साहब ने विरोध किया, ऑन रिकॉर्ड बुक्स में लिखा हुआ है। संविधान जब ये प्रस्ताव आया था
बाबा साहब ने नेहरू जी का विरोध किया कि यह नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस गुस्से में नेहरू जी ने बाबा साहब की बात नहीं मानी 370 लगाने के पहले। उस बहस में बाबा साहब ने शामिल होने से मना कर दिया। हमने संविधान संशोधन किया उस 370 को हटाने के लिए, और हमने हाँ करके दिखाया, क्योंकि ये बाबा साहब का सपना था। आपने लगातार संविधान संशोधन किए 88, मैं गिना चुका हूं। एक भी बात बताइए, संविधान का इस्लामीकरण करने की आपकी सोच थी, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घोषणा बस आप नहीं किए, बाकी सब काम आप कर चुके हैं। बाबा साहब का लगातार आपने अपमान किया है। क्या दिक्कत थी कि 34 साल हो गए, नेहरू जीते जी अपने लिए भारत रत्न ले सकते हैं, इंदिरा गांधी जीते जी अपने लिए भारत रत्न ले सकती हैं, राजीव गांधी को मरणोपरांत एक दिन के अंदर भारत रत्न मिल सकता है। बाबा साहब को भारत रत्न देने में 34 साल लगे आपको, और आप कहते हैं बाबा साहब के सम्मान की बात। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी संवैधानिक आयोग बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? किसने मना किया था? किसने मना किया था? नेहरू जी ने मना किया था। मंडल कमीशन पे फन काट के बैठे रहे 35 साल तक, काका कालेकर की रिपोर्ट पे फन काट के बैठे रहे कि नहीं होने देंगे। खुलेआम लोकसभा में राजीव गांधी का भाषण 1.5 घंटे का कि क्यों नहीं आरक्षण लाना चाहिए। आज बात करते हैं आरक्षण की, है क्या? मतलब कांग्रेस का कौन सा रूप है, कौन सा चरित्र है? एक छोटा सा इसका जवाब, ठीक है, एक छोटा सा जवाब। मंडल कमीशन से लेकर काका कालेलकर की रिपोर्ट, एक सेकंड अजय आलोक जी, बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं। मंडल कमीशन से लेकर काका कालेलकर की रिपोर्ट की वो चर्चा कर रहे हैं। 34 साल तक बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का इंतजार करना पड़ा, जबकि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गजों को नहीं करना पड़ा। उन्होंने नाम कोट किया। जवाब दीजिए छोटा सा। सुरेंद्र जी प्लीज, टाइम कम है, अन्य मेहमानों के पास। अंजना जी, हाँ बिल्कुल। अंजना जी, 11 साल हो गए, आप नहीं थक गई हैं इन सारी चीजों को बार बार दोहराव में सुनते हुए? क्या इनको, और सिर्फ चुनाव के समय सुनती हैं आप, बाकी 5 साल नहीं सुनती? बाकी 5 साल काट देंगे, बांट देंगे, गाड़ देंगे, ये कर देंगे। सच बात यह है कि हम आपके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में नहीं आने वाले हैं अजय आलोक जी। जवाब सारी बातों का है। मैंने तो आपसे कहा ना कि वो 88 के 88 संविधान संशोधन, आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो आपने रद्द क्यों नहीं कर दिए भाई? और रही बात इस्लामीकरण की, देश करने की, तो जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास पुष्टता है तो इसका सुप्रीम कोर्ट में आपको जाकर के हमारी पार्टी को रद्द करा देना चाहिए था, जेल भिजवा देना चाहिए था। आप जैसे लोग ऐसे थेथरई करते हैं कि जब चुनाव आता है तब जाकर के इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके, ताकि आपको यह नहीं बताना पड़े कि एयरबस की और 10 लाख करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट मुंबई में और महाराष्ट्र में आनी थी वो गुजरातियों में क्यों चली गई। आपको यह नहीं बताना पड़े आकर के कि यहां पर कपास के दाम क्यों नहीं दे रहे हैं आप। आपको यह नहीं बताना पड़े आपको प्याज के दाम, लेकिन एक भी जवाब नहीं दिया आपने, क्यों नहीं दे रहे हैं आप। एक सेकंड। अंबेडकर जी के भारत रत्न पर सुरेंद्र जी आपने कुछ नहीं बोला, उस पर एक जवाब तो बनता है। एक नहीं, मैं 11 साल दे चुका हूं जवाब, 11 साल जवाब दे चुका हूं। अंजना जी, आप भी थक गई है, लेकिन मसला क्या है कि ये लोग चुनावी के समय पूछते हैं। भाई हम बताइए, 89 में इनकी सरकार आ गई थी, काहे नहीं दे दिए? 77 में इनकी सरकार आ गई थी, काहे नहीं दे दिए ये लोग? अगर हम इनसे पूछे, चूंकि हमारा काम करना होता है, लगातार किए हैं हमने। ये लोग जब क्या नाम भारत रत्न का राजनीतिक इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो करें, इनकी इच्छा। हम इनसे पूछते हैं पलट करके कि 77 में क्यों नहीं दिया? जी बताइए लोग 77 में क्यों नहीं दिया, अगर इनकी हिम्मत है, हैसियत और हौसला है। एक लाइन, ठीक है। आनंद दुबे जी अब आ रहे हैं, अब रुक जाइए। अजय आलोक जी नहीं, अब रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए। अब ये पूरा डिबेट का टाइम है। आनंद दुबे जी, अब देखिए बड़ा सवाल तो ये है ना दुबे जी, कि यही लाइन आप लोगों की भी थी कांग्रेस के खिलाफ जब आप बीजेपी के साथ हुआ करते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं भारत रत्न इतने दशकों तक दिया। अब कह रहे हैं कि 77 में ये आए थे तब क्यों नहीं दिया। लेकिन कुल मिलाकर सवाल है संविधान के इर्द गिर्द की लड़ाई का। प्रधानमंत्री अब हमलावर हैं कि संविधान और अंबेडकर जी की, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान विपक्ष ने किया है, और अब आप उसी कोटि में आते हैं, तो जाहिर तौर पर आप भी उसमें लपेटे जा रहे हैं। जवाब क्या है? अंजना जी नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल नासिक और धुलिया में थे, आज नांदेड़ में हैं। उनकी बातों में बड़ा दुख और बड़ी टीस दिखाई दे रही है अंजना जी। 2024 की लोकसभा में 48 में से 17 पर क्या आ गए। वो परेशान है कि दलित समाज, वंचित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज हमसे दूर क्यों हो गया। अब दूर तो हो गया, अब उसको नजदीक करना है, तो क्या माया जाल फैलाऊं, कैसे अपनी कथनी को दुनिया के सामने और महाराष्ट्र और देश की जनता के सामने ले जाऊं कि भैया हम तो तुम्हारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं। हम कह रहे हैं कि आइए एक हो जाइए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब एक होकर हमें मतदान कीजिए और हम चुनाव जीत जाए, सरकार में बैठ जाए और मनमानी और तानाशाही करें।
हम नहीं समझ पा रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता का एक जनमानस हमें ये कहकर नहीं मिल रहा है कि भैया हम एक भी हैं और हम सेफ भी हैं। ऐसा कोई हमें और क्यों बता रहा है? ऑलरेडी वी आर यूनाइटेड, वी आर वेरी वेरी सेफ। हम सब एक हैं, हम सब सेफ हैं, हम सब नेक हैं। महाराष्ट्र की जनता को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे, अरे पसंद तो छोड़िए, इनके सहयोगी अजीत दादा पवार को अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब इनके सहयोगी जो उप मुख्यमंत्री हैं, संविधानिक पद पर हैं, अगर वो मान्य नहीं दे रहे हैं कि भैया ऐसे नारे यहां नहीं चलते, साहू अंबेडकर फुले जी का महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। और आप देखिए कितनी चालाकी से प्रधानमंत्री जी संविधान की बार बार बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी ने संविधान की जो पवित्र बुक है उसको अपने साथ रखना क्या शुरू कर दिया, उसको जगह जगह दिखाना क्या शुरू कर दिया। ये वैसी कॉपी कर रहे हैं। जब कॉपी करने को कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं कि देखो वो बुक जो है कोरा कागज है। अरे भाई राहुल गांधी जी मंचों से जा जाकर संसद भवन से सड़क तक कह रहे हैं कि इस संविधान की इज्जत आपको करनी होगी मोदी जी, जिसकी बेइज्जती लल्लू सिंह, हेगड़े और तमाम जैसे नेताओं ने इस देश में की है। जनता ने आपको करारा जवाब दिया। आनंद दुबे जी, पिछली बार मैंने चेक किया था तो आप उद्धव गुट के नेता थे, आजकल आप अपने नेता को छोड़कर राहुल गांधी जी की प्रशंसा करने में लगे रहते हैं, क्या माजरा है भाई? अंजना जी, राहुल गांधी जी महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो एक बात बताइए, महाविकास आघाड़ी में अगर राहुल गांधी जी की जो सचमुच योग्य व्यक्ति है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एक संदेश देने का काम किया है, भाजपाइयों के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगानी चाहिए। देखिए अजय आलोक जी, संविधान वाला मुद्दा जो विपक्ष ने 2024 के चुनाव में उठाया था वो आपको भारी तो पड़ा, और ये आपकी पार्टी की रिपोर्ट भी थी, आपके नेताओं ने भी खुलकर माना कि संविधान और संविधान के इर्द गिर्द जो विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में जाकर कहा, या फिर कई राज्यों में, हरियाणा में आप देखिए 10 से 5 हो गए थे लोकसभा में, विधानसभा में हालांकि आप जीते, यूपी में आप देखिए कैसे आप ऐसा फिसले कि आपका पूरा स्कोर कार्ड ही नीचे हो गया। संविधान के इर्द गिर्द जो विपक्ष ने बोला उसने आपको भारी नुकसान पहुंचाया। क्या इसी को प्रिएम्प्ट करते हुए अब ये नैरेटिव बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है संविधान और बाबा अम्बेडकर के अपमान का? छोटा सा जवाब। देखिए एक सेकंड आपको टोकरी सर, उससे पहले खबर आ रही है अपने दर्शकों। एक सेकंड अजय आलोक जी, एक सेकंड रुक जाइए। अजय आलोक जी एक सेकंड जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक खबर इस वक्त आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने एएमयू के मुद्दे पर कहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण क्यों नहीं, केंद्र के पैसे से चलती है एएमयू में वंचितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आइए आपको सुना देते हैं जल्दी क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने। सवाल जवाब ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से बनने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए, और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने एएमयू के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को सीधा घेरा है। सुरेंद्र जी, मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन एक बार उससे पहले अजय आलोक जी, चूंकि प्रश्न आपसे पूछ लिया था, आपने जवाब नहीं दिया, उसका एक छोटा सा जवाब। और योगी आदित्यनाथ जो एएमयू को लेकर कह रहे हैं, मामला तो कोर्ट में, और कोर्ट से भी बातें कही गई है। इस बीच क्या चुनावी तौर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की SC, ST, OBC को एएमयू में आरक्षण क्यों नहीं, जबकि सेंट्रली रन यूनिवर्सिटी है, पैसा केंद्र का जाता है? देखिए जी, योगी जी ने जो बात कही वो कटु सत्य है। एक
योगी जी ने जो बात कही वो कटु सत्य है। चाहे एएमयू हो चाहे जामिया हो, वहां पे आरक्षण नहीं मिलता है, मुसलमानों को आरक्षण मिलता है। आज महाराष्ट्र के उलेमा बोर्ड ने अपनी मांगों की सूची महाविकास आघाड़ी के पास भेजी। उसमें पहला चीज था कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दीजिए। किसका आरक्षण काट के आप देंगे मुसलमानों को? वही काम जो आपने कर्नाटका में किया कि दलितों का, अति पिछड़ों का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया। ये तो ऑन फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। यही काम ये कर रहे हैं एएमयू में, इसमें गलत क्या है? मैं तो शुरू से कह रहा हूं ना कि हर वो काम जो इस्लाम परस्ती का हो ये करते हैं। और तो और मदरसा बोर्ड, मुंबई मराठा मदरसा बोर्ड एसोसिएशन ने यह भी लिख के दिया कि हमें शरिया पालन करने की अनुमति दी जाए, उसका भी ये अनुसरण करेंगे क्योंकि भाईजान का वोट चाहिए। अब आता हूं सुरेंद्र भाई की बात पे। पहले तो आनंद दुबे को याद दिला दूं कि उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं होता है, थोड़ा सोच के बोलिए। उप मुख्यमंत्री अगर संविधान के हिसाब से मंत्री के बराबर होता है, इससे संवैधानिक पद नहीं होता उप मुख्यमंत्री। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि तमाम एयरबस की फैक्ट्री महाराष्ट्र। अरे पर अजीत पवार बोल तो रहे हैं भाई साहब, पहली नहीं, एक सेकंड अजय आलोक जी, पद कोई भी हो, बोल रहे पद कोई भी हो, अजीत पवार बोले, वो तीसरे अजीत पवार बोले, पार्टी है ना अजीत पवार, और वो खुल के कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ठीक अंजना नहीं जी, है। अजीत पवार, बोलिए। बिल्कुल वो कह रहे हैं, वो कह सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम तीनों अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा है, महायुति में मिलकर हम लड़ रहे हैं, लेकिन विचारधारा अलग अलग है। ठीक है, उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा जो हम तो बोलेंगे। हम पूरे देश में कह रहे हैं, पूरे देश के गांव गांव में ये नारा गुजरा है, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। सिर्फ कटेंगे नहीं, निर्ममता से कसाईयों की तरह कटेंगे। साफ बात है, हमारा ये कहना हम हर जगह पहुंचाएंगे। दूसरी बात, बोइंग नहीं था, पहली बात बोइंग की फैक्ट्री थी, बोइंग और आईफोन की फैक्ट्री थी सुरेंद्र भाई। बोइंग आईफोन की फैक्ट्री तेलंगाना में गई है, कर्नाटका में गई है, जरा जाके पता कीजिए। राहुल गांधी इफेक्ट अपने पे मत लाइए, कूड़ मगज वाला। ठीक है, कुछ पता नहीं है तुरंत स्टेटमेंट दे दिए। अरे आपके राज्य में भाई, आपके राज्यों में जा रही है फैक्ट्रियां, तो आपके वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसमें भी जलन है। खाई और बंटवारा फैला फैला के मोहब्बत की दुकान में बेच रहे हैं, और सब कोई जनता देखे और हम लोग चुपचाप बैठे रहे हैं। राहुल गांधी भजन करें, इन्हें होने वाला है। आप लोग की सारी मंशा और सारी पोल पट्टी, आरक्षण पे आपका ढकोसलापन, ये पहले ही एक्सपोज हो चुका है। और 2024 में काट की हांडी एक बार चढ़ गई, अब ना चढ़ेगी। उदाहरण है हरियाणा, 370 को आप वापस बहाल करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में कांग्रेस पार्टी रेजोल्यूशन लेके आई। क्यों? 370 बहाल होने पे क्या होगा? दलितों का आरक्षण जाएगा, अति पिछड़ों का आरक्षण जाएगा, महिलाओं का आरक्षण जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोलेगी। जरा पूछिए इनसे अंजना जी, जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 के रेजोल्यूशन के पक्ष में क्यों खड़े थे? पूछिए इनसे, पूछिए। अगर ये आरक्षण पे सही चेहरा भी दिख जाएगा, 370 के पक्ष में रेजोल्यूशन वापस लाने के रेजोल्यूशन के पक्ष में रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी क्यों लेके आई? क्या ये आरक्षण विरोधी हैं? क्योंकि 370 लग जाएगा तो ये आरक्षण नहीं मिलेगा दलितों को, नहीं मिलेगा पिछड़ों को, नहीं मिलेगा महिलाओं को। सुरेंद्र जी पर चूंकि योगी जी ने सीधा हमला किया है, एक बार सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते, फिर दुबे जी हेगड़े जी दोनों के पास आना है। मुझे सबके हाथ दिख रहे हैं, जल्दी से सुरेंद्र जी इसका जवाब। एएमयू में SC ST OBC की याद आपको क्यों नहीं आती है? उनके रिजर्वेशन क्यों नहीं बोलते? और 370 पर भी वो कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज, अन्य समाज को, गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, उस पर दोनों पर जवाब। दोनों बातों पर जवाब देता हूं। पहले जो कूड़ मगजता है, अजय आलोक जी वैसे ऐसे हैं नहीं, लेकिन संगत का असर है इनकी। मैं अजय आलोक जी के ऊपर जम्मू कश्मीर की असेंबली के किसी कांग्रेस के मेंबर से मुकदमा करवा दूंगा। इस चीज को याद रखिए, चूंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी रशीद इंजीनियर रशीद की पार्टी का वो रेजोल्यूशन था, कांग्रेस पार्टी का नहीं था। और बाकायदा फारूक अब्दुल्ला ने, सुन लीजिए, करवा देंगे एमएलए से। वाह जी, हाँ मुकदमा कराऊंगा। जान अब अंजना जी प्लीज मेरी बात वो कर लीजिए, कराइए ना। हाँ सुनिए, इंजीनियर सच बोलना छोड़ दे मुकदमे के डर से। इंजीनियर, अब फिर मैं आगे अंजना जी, फिर ये शो खराब हो जाएगा आपका। अंजना जी शो खराब हो जाएगा आपका, फिर आप हमें कहेंगे चूंकि हम आपके सामने बोलते नहीं। तो इंजीनियर रशीद के भाई ने, छोटे भाई ने वो 370 का वो रेजोल्यूशन लाया, और बाकायदा हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ टीवी चैनलों पर आने के लिए वो रेजोल्यूशन लेकर के आया था, नंबर 1। और तो ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है इंजीनियर रशीद का भाई, चुनाव से पहले इंजीनियर रशीद को भी छोड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी पीछे से कौन सा खेल खेल रही है, इससे बड़ा झूठ कुछ होगा, आप सुन रही हैं। नंबर 1। नंबर दो, अब आ जाइए आप एएमयू पर मैं बहुत स्पष्ट जी, और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। अरे उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया असेंबली के अंदर, दूसरा हमारा अपना संविधान, अपना झंडा था, हमारा बहुत नुकसान हो गया।
एएमयू पर आ रहा हूं। अब मैं देखिए, अभी अब उल्टी सीधी बातें करने से कुछ नहीं, महाराष्ट्र में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप हार गए हो। अब एएमयू पर मैं आपको बताऊं, भी जो योगी जी ने कहा, झूठ बोलते हैं, बहुत साफ साफ मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी, आप सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री हैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हैं, आप संविधान को अगर मानने वाले आदमी हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एएमयू कोई संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, तो पिछले 8 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और आपकी केंद्र में सरकार 10 साल से है। अगर आप एएमयू के दर्जे में इस चीज को शामिल नहीं करा पाए तो ये आपकी कमजोरी है, आपकी सरकार की कमजोरी है। आपको इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि आप संविधान विरोधी हैं, आप संविधान विरोधी हैं। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, कश्मीर पर भी आप कमजोर प्रधानमंत्री की आवश्यकता देश को नहीं है। बोलिए 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 अजय आलोक जी। अंजना जी, एएमयू का केस 1967 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा देने का स्वीकार कर लिया, कहा कि कैसे कैसे चलेगा 3 बेंच जज की कमेटी तय करेगी, इसलिए सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। पहली बात, क्योंकि हम संविधान मानने वाले। क्यों नहीं कर रहे? तो फिर भाषण काहे दे रहे हैं? फिर हिंदू मुसलमान दंगा क्यों फैलाना चाहते हैं? इंजीनियर रशीद लेके आया था, दंगा क्यों फैलाना? अरे लेके आई थी एक कांग्रेस और एमसी, ये सबको पता है। दंगा क्यों फैलाना चाहते हो? दंगाइयों, भारतीय दंगाई पार्टी दंगा क्यों फैलाते हो? 370 पे इनको मुंह नहीं है बोलने का। बाबा साहब का अपमान किया, वापस रिस्टोर अरे मैंने कहा ना, इंजीनियर रशीद की पार्टी थी, इंजीनियर रशीद की पार्टी थी, और तुम्हारे अजय आलोक जी आपके समर्थक की पार्टी है। उसके साथ सरकार में है, उमर अब्दुल्ला के साथ ये कह रहे इंजीनियर क्यों रुक जाए? सरकार लेके आई है। 300 मैंने कहा इंजीनियर रशीद के साथ भाजपा खड़ी है, सरकार लेके आई और भाजपा का पूरा समर्थन है पाकिस्तान को भी, इंजीनियर रशीद को भी, और सारी देशद्रोही ताकतों के साथ भाजपा। उस दिन का बवाल जरूर ऐसा हुआ जिसमें इंजीनियर रशीद भी शामिल थे, लेकिन सरकार की तरफ से वहां पर ये प्रस्ताव आया है ना, इसको आप कैसे नकार कर सकते हैं? उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बिल्कुल गलत ये होता है, मतलब सरकार की तरफ से नहीं आया। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने क्लैरिफिकेशन दिया है, आप इसको देखिए। सरकार की तरफ से नहीं था, वो इंजीनियर रशीद की चलिए ठीक है, भाई की तरफ से। अपनी रिसर्च टीम से क्लैरिफाई करके फिर से दिखा देंगे, फिर से कर देंगे, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में शामिल था। अब एक बार दुबे जी और कृष्णा हेगड़े जी को प्लीज आप दोनों थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कृष्णा हेगड़े जी एक बार भी नहीं बोले हैं सर, उसके बाद दुबे जी में आप ही दोनों की चर्चा होगी। कृष्णा हेगड़े साहब, आपके लिए कितना ये क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर सामने से अजित पवार आप ही के गठबंधन के साथ थी, वही आपके नारों पर हामी नहीं भर रहे हैं। देख, उसका मैं आपको जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं इनको कहूं, सुरेंद्र जी को, कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार पे चलती है। इन्होंने सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान नहीं किया, लेकिन इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का भी अपमान किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी अपमान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान किया, और इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर का भी अपमान किया, और एक बार नहीं लगातार किया है। तो ये इस बात पर तो ये हमारे सुरेंद्र राजपूत जी खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो नेहरू गांधी परिवार का पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अजित पवार जी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर चल रहे हैं। हो सकता है कि कई विषयों पर उनका और हमारा जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, लेकिन जो मेन उद्देश्य यह है कि देश की तरक्की होनी चाहिए और महाराष्ट्र की तरक्की होनी चाहिए। और सुरेंद्र जी, आप नहीं जीत रहे, महायुति फिर से सरकार में आ रही है और भारी बहुमत से आ रही है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। और आप शायद आपको लग रहा है कि आपने लोकसभा में जीता है, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में जो आप आंकड़े देखेंगे तो 2,60,000 वोट का ही अंतर था, और 0.3%। अभी ये दुबे जी बोलेंगे जो हार रहे वो तो हमेशा क्या स्ट्राइक रेट के बारे में बात करें। भाई, आपके स्ट्राइक रेट तो हमारे से भी कम है, आप बोलना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट 42% है, हमारा 47। तो असली शिवसेना कौन है उसमें साबित हो गया है गए इलेक्शन में। दूसरी बात क्या है कि संविधान को खतरा है, संविधान को धोखा है, संविधान बदला जाएगा, ये राहुल गांधी एक कोरा कागज संविधान का बुक लेके बता रहे थे पूरे दुनिया को, और अमेरिका में जाके बोले कि आरक्षण हम हटाएंगे। अब वापस आके बोलेंगे भाई हम आरक्षण सभी को देंगे, आरक्षण खतरे में है। देखो, देश की जनता जो है होशियार है, महाराष्ट्र की जनता होशियार है। 2019 में उन लोग ने शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया,
कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव जी को वोट नहीं दिया और फिर से हम लोगों के बीच में गए और हमने 2.5 साल जो है काम किया है। 2.5 साल फेसबुक लाइव नहीं किया हमने, फेस टू फेस हमारा सरकार है। इनके नेता 2 बार मंत्रालय गए 2.5 साल में, 2 बार, और इनको लग रहा है कि ये जीतेंगे। अरे क्यों जीतेंगे भाई, आपने काम किया क्या? 2.5 साल में मैं आपको 1000 हमारा प्रोजेक्ट बताता हूँ, हमारे योजना बताता हूँ। आप आपका एक योजना बताइए, एक योजना, आनंद दुबे जी, एक योजना बताइए। अंजना जी, आपने बहुत साधारण सा ठीक है, प्रश्न आनंद पूछा दुबे था जी, कि आनंद दुबे जी, अजीत, इसका जवाब आपने बहुत अजीत साधारण पवार सा का जवाब प्रश्न दिया ना पूछा मैंने। था कि अजीत दादा दिया पवार ना मैंने आपकी जवाब, बात से आपने सुना सहमत नहीं नहीं क्या? है, तो अजय आलोक जी ने बड़े आसानी से कह दिया, अरे वो तो संवैधानिक पद ही नहीं है। मतलब पूरे देश में जितने उप अरे जवाब दिया मुख्यमंत्री ना हैं, मैंने। देवेंद्र फडणवीस को भी लेकर, वो सिर्फ एक मंत्री लोग हैं। मतलब उनकी इससे ज्यादा कोई योग्यता नहीं है। तो अंजना जी, ऐसी बातें बोलने वाली ये जो पार्टी के नेता लोग हैं, और अरे ये हमने हमको बता जवाब रहे दे हैं, दिया एक भाई, मिनट आपने एक सुना मिनट नहीं। एक अजय मिनट आलोक जी सुनिए के तो। बारे में क्यों, मैंने आप जवाब बीच दे में दिया मत ना बोलिए, आपको। आप चुप रहिए पहले भैया, अरे बीच में क्यों मत कूदा बोलिए, आप करिए। झूठ बोल रहे हैं हमको, आपका आपकी बोरिया सच्चाई तो बिस्तर बोलनी बन पड़ेगी। चुका है, 2 मिनट चुप रहिए, नहीं तो अरे फिर कुछ नहीं आपको होने बोलने वाला नहीं बोरिया दूंगा। बिस्तर। अगर आप अच्छा ऐसे बोलिए बोलेंगे तो बोलिए आपको बोलने नहीं दूंगा। बोलिए, ये देखिए, आखिरी अभी बोलिए अजय आपकी, आलोक जी ने बोलिए। कहा कि अरे बढ़ जाओगे तो काटे जाओगे। अजय आलोक जी, 10 साल से आप केंद्र में बैठे हो, आप राज्य में बैठे हो, डबल इंजन की सरकार है। आपने क्या सकल हिंदू समाज को डरपोक समझा है? डरपोक समझा है? अरे किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। अरे वक्त बुरा होता है तो अरे भाई, गीदड़ भी हमारे घेर नेता लेते हैं बाला साहब शेर को। ठाकरे जी भी यही कहते थे, अरे आपको सुनिए पता नहीं पहले, है? आपने अरे कभी पहले सुना नहीं सुनिए। है? अभी आपका रोहिंग्या नाम और देखिए बांग्लादेश कृष्णा है तो जी बाला है, साहब मैं ठाकरे जी 30 आपको साल से डांट क्या भी कह रहे नहीं थे? सकता हूँ। मैं अरे कृष्ण सुनिए, भगवान का बहुत बाला बड़ा साहब भक्त हूँ। ठाकरे जी, कृष्णा जी, शांत हो नहीं नहीं, जाइए यार। देखिए कृष्णा कृष्णा जी, आप शांत हो रुक जाए। जाइए, रुक जाइए, नाम रुक जाइए, रुक कृष्णा नहीं, जाइए, है बाला प्लीज साहब आपका। ठाकरे प्लीज जी सर, क्या बीच और में बोल रहे हैं आप बोलेंगे वो तो तो अगर, मैं उनको सुना दोनों का रहा टाइम। था। कृष्णा जी शांत हो जाइए। बोलिए बोलिए। देखिए वो देखिए, कृष्णा कृष्णा सकल जपने लगे। हाँ दुबे जी, बोलिए बोलिए, पूरा सकल कीजिए। हिंदू समाज कोई डरपोक नहीं है। आप डराने की जो नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बड़े प्रेम और मोहब्बत से रहते हैं। आपका नारा यहाँ नहीं चल रहा। आप नारा दीजिए ना कि हमने 2 करोड़ नौकरियां साल में दी थी, वो नौकरियां कहाँ चली गई। आप नारा दीजिए ना कि जो अच्छे दिन अंजना आए जी थे 2 वो किस मिनट। घर में छुप गए। आप नारा दीजिए ना कि विदेशों में बैठा काला धन जब चल के आया तो 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ गए। आप नारा दीजिए ना कि डॉलर और रुपए के बीच की जो खाई थी वो बहुत अरे ये कम हो गई। बाला साहब आप ठाकरे नारा जी का दीजिए नारा ना था मेरे कि भाई, बाला साहब हर ठाकरे घर जी में का नल होगा, नारा हर था घर में जल कि होगा, हर घुसपैठी घर में सुख सुविधा बांग्लादेशियों को होगी। मुंबई आप में नारा आने दीजिए मत ना। दो, लेकिन उनको आपने उस महाराष्ट्र सारे से नारों भगाओ। को पूरी तरह घुसपैठिया निरस्त कर दिया और बांग्लादेशियों को घृणा फैलाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र से कहीं भैंस भगाओ, चोरी, मुंबई से कहीं भगाओ, मंगलसूत्र, वो बाला कहीं साहब मुजरा, ठाकरे कहीं जी आप का बेटी नारा था। चुरा लेंगे। तो अरे आप ये अभी बाला साहब कैसे? ठाकरे जी को आपको ही हमने बताएंगे, प्रधानमंत्री बाला चुना साहब था, ठाकरे जी को आप ही तो बताएंगे सरपंच के कि क्या चुनाव में नारा भी देना आ जाते चाहिए। हैं, वाह नगर वाह सेवक वाह के वाह भी वाह चुनाव में वाह, आ जाते हैं, विधानसभा के भी चुनाव में कमाल आ है। जाते हैं, लोकसभा के भी चुनाव में आ जाते हैं। जब लोकसभा के इतने बड़े चुनाव में आपके भारी भरकम चेहरे नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने नकार दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र में मोदी जी का चेहरा चलेगा? महाराष्ट्र में एक ही चेहरा चल रहा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का। महाराष्ट्र में एक ही चेहरा चल रहा है, वो तो शरद महाविकास पवार नहीं आघाड़ी चल का। रहा है, शरद महाविकास पवार नहीं आघाड़ी चल का। रहा है, महाराष्ट्र में शरद पवार पवार नहीं साहब चल भी रहा है, चल रहे इन्होंने हैं, मान लिया नाना शरद पटोले पवार भी का चल चेहरा रहे हैं, नहीं चल रहा नाना है, पटोले भी नाना चल रहे हैं, पटोले का पृथ्वीराज नहीं चौहान भी चल चल रहे रहा हैं, है, उद्धव राहुल ठाकरे गांधी का जी, चेहरा नहीं चल आदित्य रहा है, ठाकरे जी, सिर्फ शिंदे साहब नहीं सिर्फ चल रहे उद्धव हैं, ठाकरे का चेहरा देवेंद्र अब जी चल रहा नहीं है सिर्फ 2 चल बोलिए रहे लाइन का हैं। मुझे। कृष्णा हेगड़े जी जवाब राहुल देंगे। गांधी का सिर्फ 2 चेहरा, लाइन का जवाब देंगे, सिर्फ 2 लाइन का जवाब देखिए देंगे। देखिए इन्होंने खुद कहा है अभी कि उद्धव अब ठाकरे अंजना का जी, मैं इनके चेहरा बीच चल में रहा है, बोलूं, सिर्फ उद्धव मैं इनके ठाकरे बीच का। में बोलूं, राहुल मेरा नाम गांधी का आनंद नहीं है, चल मैं रहा है, मुस्कुराते शरद रहता हूं, पवार का मत मैं नहीं बोलिए। चल रहा है, इनके इन्होंने अरे जैसा अब कहा। तो नहीं हूं। दुबे जी इतने दूसरी अच्छे बात, हैं, दुबे जी, दुबे जी। देखिए देखिए ये जो भाषा थी ठाकरी भाषा, बाला साहेब ठाकरे जी ने 30 साल से कहा कि भाई जो घुसपैठी बांग्लादेश है और जो घुसपैठी महाराष्ट्र में आए हैं और मुंबई में आए हैं, उनको खदेड़ के बाहर निकालो, वो बाला साहेब की भाषा थी। अब ये बाला साहेब की भाषा को कुछ अलग ही रूप दे रहे हैं नहीं और बोल रहे हैं नहीं अरे काम की बात करो, तो नहीं, घुसपैठियों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। अरे जो नेशनल घुसपैठिए सिक्योरिटी का इशू है, हैं, नेशनल जो सिक्योरिटी का, देशद्रोही समझो। हैं, जो नेशनल इलीगल सिक्योरिटी ढंग के से ऊपर आए कुछ नहीं हैं, होता है। उनको हमारी भगाओ, देश की उनको यहाँ से स्थिरता, भगाओ, हमारी देश चाहे की वो भले सुरक्षा जो भाजपा है में क्यों ना उससे हो, ऊपर कुछ चाहे वो नहीं होता भाजपा है। ही क्यों ना आप बन गए शिवसेना हो, उद्धव चाहे ठाकरे वो के जगह पे नकली जाके वोटर आप लेकर लोग बदल भाजपा गए के हो,
समर्थक आपने क्यों न हिंदुत्व बन गए छोड़ हो? दिया है। उनको अभी तो आपने भगाओ। नेशनलिज्म जो छोड़ दिया इलीगल है। है, जो देशद्रोही अरे है, आपने उनको भगाओ। आपकी जो राष्ट्रवादी सोच है वो भी छोड़ दिया है।
आपने अरे नेशनल हमसे बड़ा छोड़ कोई दिया है, राष्ट्रवादी है शर्म क्या? आती है। हम ऐसे लोग से कैसे बड़ा आप कोई बोल रहे हैं? देशभक्त है क्या? जिस इंटरनल पार्टी का नियम हो अरे 80% क्या समाज देगा? अभी सेवा, सुना ना, 20% अभी आप राजनीति। मैं सुना, अरे अरे आप वो तो घुसपैठी के बारे आपकी में क्या पार्टी तो बात कर रहे गद्दार हैं, है। रोहिंग्या के बारे हमारा में क्या बात नाम, कर रहे हैं, हमारा बांग्लादेश के निशान बारे में बात कर रहे गद्दारी हैं, से 2 चुरा करोड़ है। नौकरी के बारे जनता में बात आपको करो, 23 नवंबर 5 लाख को रुपया की सबक बात करो, सिखाएगी। अरे 20 नेशनल नवंबर सिक्योरिटी को के बारे में करो, आपके दिन लद नेशनल गए और सिक्योरिटी होगा 23 तो को आप आपका जिंदा बोरिया रहोगे, बिस्तर नेशनल बंद ठीक है, गया। चलिए नहीं रहोगे तो आप अब जिंदा वापस से भी दिखाइए, नहीं वापस से रहोगे। दिखाइए, नाम वापस भी दिखाइए, इसके लिए वापस मैं बोल दिखाइए रहा बीजेपी हूँ, और कांग्रेस को। इसके लिए मैं अब तो आपको देखिए कह रहा सेना हूँ। वर्सेस सेना की ये लड़ाई यही महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव के सबसे बड़ा हाई पॉइंट है कि चाहे वो दोनों क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो सेना हो, आप एक शिंदे शिवसेना देख रहे हैं, शिवसेना जो है, और इधर यूबीटी गुट है, वहां पर शरद पवार वर्सेस अजित पवार। तो पवार वर्सेस पवार और सेना वर्सेस सेना की इस लड़ाई में जो ताकतवर दिखेगा या फिर जो कमजोर कड़ी साबित होगा, वो शायद इस बार तय करेगा कि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में वो कद्दर किसका चमकेगा और किसका फिसलेगा। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है, ये उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च टीम से कहा, और सुरेंद्र राजपूत जी, ये रेजोल्यूशन उमर अब्दुल्ला की सरकार की ही तरफ से आया था। जेएनके के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने, जो कि सुरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली रिफॉर्म्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेशल स्टेटस यानी अनुच्छेद 370 और 35 ए जो दिया गया था। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है सर, पता नहीं क्यों आप कह रहे थे कि डिनाई किया गया है। सर वही आज की डेट में पहली चीज तो अंजना जी, ना तो ये पूर्ण राज्य है नंबर 1, और ये रेजोल्यूशन शुरुआत इंजीनियर रशीद के भाई ने करी थी, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीधा सा एक जो बात थी उन्होंने रखा है। अब केंद्र सरकार बात बताए ना हमको कि केंद्र सरकार क्या चाहती है। आज की डेट में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में क्या चाहती है, केंद्र सरकार को बताना होगा। पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने दिया या नहीं दिया, ये बताना होगा। जब पूर्ण राज्य की असेंबली अगर कोई बात करती है तब तो केंद्र सरकार वो है। दिल्ली की असेंबली के रेजोल्यूशन का कोई मतलब है? एलजी 1 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। इन सारी चीजों को, फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटीज को मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से अंजना जी कहना है, महाराष्ट्र के इलेक्शन से क्यों लेना देना है? क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात नहीं करनी, न किसान पर, शेतकारी पर बात नहीं करनी है। आप इसको महाराष्ट्र से क्यों जोड़ रहे हैं? कपास के मुद्दे पर। ठीक है, मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि आप इसको महाराष्ट्र से जोड़ क्यों रहे हैं? आप आज की डेट में महाराष्ट्र पूछ रही हूँ जी, आप फिर वही तो हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों आप उग्र राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं, अल्ट्रा राष्ट्रवाद की बात करके अपने आप को सरकार क्या करना चाहती है? उस सब चीजों में करना चाहते? अरे हो गया सुरेंद्र भाई जी, अरे हो गया भाई, क्या आप अंजना ओम कश्यप हो? ये प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कह दिया है कि 4 पुष्ट, 1 मिनट में बोल लूं, 4 पुष्ट भी लग जाए ना तभी 370 छोटा सा जवाब, टाइम खत्म हो गया। मंत्री ने कह दिया ये काफी होना चाहिए। दूसरी बात, बस मैं महाराष्ट्र लोकगीत एक सुना के खत्म कर रहा हूं। काहे लड़े थे वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, हिंदू राष्ट्र की आन शिवाजी, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, मुगलों को दिया चीर शिवाजी, वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, सावरकर की आज शिवाजी, सावरकर की सास शिवाजी। और उस मुगल और सावरकर को गाली देने वाले लोगों की गोद में बैठ के ये शिवसेना यहां ध्यान दे रही है। ये उद्धव ठाकरे मुसलमानों के वोट की बदौलत गए चुनाव लड़ने, ये मुसलमानों के वोट के बदौलत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवाजी और सावरकर को गाली देने वाली कांग्रेस की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र का महारण चल रहा है, और इस महारण में महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति किसकी तरफ जाएगी, ये फैसला इस महान जनता को लेना है। नतीजे 23 को आएंगे, लेकिन राष्ट्रतिलक का कारवां आज अमरावती में है। रात 8 बजे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि राष्ट्रतिलक में यहाँ पर जनता पहुंच चुकी है। और कुछ ही देर में अब से रात 8 बजे यानी 1.25 घंटे का इंतजार है, जिसके बाद अमरावती के मुद्दे, अमरावती की जनता सीधा दागेगी सवाल अपने नेताओं के सामने। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।